स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने लेजर बनाया था। लेजर की बेस पे हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट बनानी है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर काम करते हैं, यानी हम दो चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। जो चेंज आ रहे होते हैं उनको एटलीस्ट, तो मैंने आपको बताया था दो होते हैं, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। हम वो सारे चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं और जिस सिस्टम के अंदर ये चेंजेस रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं और जिसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। इन चेंज में से एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं, एक चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। किसको डेबिट कहते हैं और किसको क्रेडिट, ये हमने रूल में पढ़ लिया था, क्योंकि हमने कहा पांचों हेड के डिफरेंट रूल हैं। एसेट का डिफरेंट होगा, एक्सपेंस का डिफरेंट होगा, लाइबिलिटी का डिफरेंट होगा। तो उनकी बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कौन से चेंज डेबिट होगा और कौन सा चेंज क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली जब आपने जर्नल बनाया होगा तो वो उसमें भी क्लियर हो गया होगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अच्छा, इस डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल ये भी होता है कि हमने कहा हर स्टेज पे या हर स्टेप पे आपका डेबिट आपके क्रेडिट के इक्वल होता है। यानी एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो चेंज आ रहा है, हमने कहा एक चेंज डेबिट है एक चेंज क्रेडिट है, वो चेंज हमेशा इक्वल अमाउंट से होता है। यानी जितनी से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट होगा। ये रूल होता है डबल एंट्री सिस्टम का और ये हर स्टेप पे फॉलो करते हैं, ये हर स्टेप पे अप्लाई होता है। आप जर्नल बनाओ, सपोज आपने जर्नल की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड की है तो उसमें जितनी अमाउंट का आप डेबिट कर रहे हो सेम इक्वल अमाउंट का आप क्रेडिट भी कर रहे होगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जर्नल की कोई एंट्री खोलते हैं हम, सपोज ये हम एंट्री की है कैश टू सेल जनवरी 3 को। इट मीन्स दैट कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश पे। जब कैश पे सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। कैश इंक्रीज कर जाएगा 8000 से। और हमने कहा दूसरी तरफ क्योंकि सेल कर रहे हैं तो हमारी सेल भी इंक्रीज कर जाएगी। सेल भी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेगी, जितना कैश आएगा ऑब्वियसली सेल भी उतनी ही इंक्रीज करेगी, वो भी 8000 से होगी। यानी कैश हमने कहा जब इंक्रीज करता है एसेट है, एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट होता है, तो 8000 से हमने कहा ये डेबिट हो गया है। तो सेल, हमने कहा सेल क्योंकि रेवेन्यू होती है और जब रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। तो जितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है हमारे पास उतनी ही एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रही है। यानी एक एंट्री में जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। सपोज हम फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में देखते हैं। उसने कहा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, कैश लेके आया है, फर्नीचर लेके आया है और कैपिटल है। हमने कहा जब ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, कैश लेके आया 40,000, तो हमने कहा हमारा कैश इंक्रीज हो गया 40,000 के साथ। फिर वो फर्नीचर लेके आ रहा है 10,000 का, ऑब्वियसली फर्नीचर भी इंक्रीज कर जाएगा 10,000 से। हमने कहा कैश भी एसेट होता है और फर्नीचर भी एसेट होता है। जब कैश दोनों एसेट इंक्रीज करेंगे तो क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। हमने कहा ये तो हो गया। हमने कहा जो वो लेके आ रहा है इसके अगेंस्ट क्या आता है हमारे पास, हमने कहा इसको कैपिटल कहते हैं। जितनी भी वो अमाउंट लेके आता है या फिर एसेट्स लेके आता है तो उन सबको मिला के हम कहते हैं कि कैपिटल लेके आया है। तो कैपिटल भी हमारा इंक्रीज कर गया। अब कैपिटल की अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं, हमने कहा इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ गई जो कि 50,000 थी। तो 50 हो गया। हमने कहा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 50,000 से और हमने कहा कैपिटल का रूल है कि जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। अब दो चीजें हमारे पास डेबिट हो रही हैं, कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, और एक चीज क्रेडिट हो रही है जो कि कैपिटल है। रूल रूल क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। हमने कहा कैपिटल 50,000 से क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कितनी हो रही है एंट्री में, हमने कहा 40 + 10 50,000। यानी डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होगी हमेशा। ये डबल एंट्री का रूल है कि आपकी चाहे 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं लेकिन क्रेडिट की अमाउंट के वो हमेशा अमाउंट इक्वल होगी डेबिट की और क्रेडिट की किसी पार्टिकुलर एंट्री में। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? निदा आपको क्लियर है? हसन क्लियर है यहाँ तक? इशू तो नहीं है ये डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होने का। अकाउंट एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों की अमाउंट को ऐड करोगे, चाहे वो जर्नल में कर लो चाहे आप लेजर्स में करोगे, तो अमाउंट हमेशा हर एंट्री में सेम आएगी। यानी वो इक्वल आएगी, दोनों की डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी। अगर इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब है आपने कहीं की गलती की है, कहीं कोई ना कोई इशू कर रहे हो आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? फबियान आपको क्लियर है? कंजुल ईमान यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस मैम। अच्छा, यस मैम क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हमने कहा ये तो रूल था कि आपकी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होगी, जर्नल में भी इक्वल होगी और लेजर में भी इक्वल होगी। अब हम एंट्रीज करते जाते हैं, डाटा रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब हमें टाइम नहीं मिलता कि हम देखें कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। जब एंट्री कर रहे होते तब तो नजर आ रहा होता है, लेकिन सम टाइम हो जाता है कि कहीं गलती कर दी हो किसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए,
डेबिट अमाउंट ज़्यादा लिख दी हो या क्रेडिट अमाउंट कम लिख दी हो किसी पार्टिकुलर एंट्री में, तो उसको कैसे चेक करें? उसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जो जर्नल लेजर के बाद बनते हैं, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? हमने देखो हमारे बिजनेस का पर्पस क्या था? हमें ये फाइंड आउट करना था कि एट द एंड हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो बुक्स बनाई हुई हैं, वो करेक्ट हो, उनमें कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर उनमें कोई मिस्टेक होगी दैट मीन कि हमारी जो हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे वो भी गलत निकलेगा। तो पहले हमें ये श्योर करना होता है कि जो बुक्स बनाई हैं, यानी जर्नल भी एक बुक है, लेजर भी बुक है, तो इनमें जो डाटा रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसको इंश्योर करने के लिए या श्योर करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, उससे हम ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाई जाती है, ये श्योर करने के लिए या ये अज्यूम करने के लिए कि जो हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग की है और लेजर में की है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, अमाउंट की एरर तो नहीं है, कोई चीज़ कम या ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर दी। तो उसके लिए बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? हम अपने लेजर्स का डाटा उठाते हैं। लेजर्स पहले हमने जर्नल से लेजर बनाया, लेजर का बैलेंस उठाते जाते हैं और ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते जाते हैं। और एट द एंड जब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम ये देखते हैं हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर दोनों साइड इक्वल, हमने पहले कहा था कि डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, दोनों साइड्स की अमाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर तो इक्वल आ रही है तो हमने कहा हमारा जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ था बुक्स में यानी जर्नल में और लेजर में वो करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर कोई एरर आ रहा है, अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन कि हमने ना कहीं पिछले स्टेटमेंट में कोई गलती की है। अब उसको फाइंड आउट करें ताकि जब आगे हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस को हम वेरिफिकेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं कि इसके थ्रू हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हमारी जर्नल में या लेजर में कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। और बेसिकली ये कैसे वेरीफाई कर रहे होते हैं? हमारी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट को देख रहे होते हैं कि वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम कहें कि इसका पर्पस क्या होता है, अच्छा ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जब अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब है गारंटी है कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता कि आपकी स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। बस इससे हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर बराबर आ गया तो एरर नहीं है। लेकिन अगर बराबर नहीं आया तो दैट मीन कि एरर लाजमी ही है। एरर समटाइम डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाता है, हो सकता है कि आपने जो अकाउंट डेबिट किया था वो गलत डेबिट कर दिया हो, इफेक्ट डेबिट ही करना था लेकिन अकाउंट का नेम गलत लिख दिया हो, तो इस चीज को ये चेक नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ आपकी एक्यूरेसी चेक कर रहा था, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहा होता है कि डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो नॉर्मली ये इसलिए बनाया जाता है। और इसको एक बनाने का पर्पज तो ये है कि हमने एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि हमारी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल आ रही है। और दूसरा इसको बनाने का पर्पज ये होता है कि इसी की बेस पे हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। फाइनल अकाउंट मीन अपने प्रॉफिट और लॉस को बनाए फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो इसलिए इसको बनाना जरूरी होता है। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन इनफॉर्मल अकाउंटिंग स्केजुअल और स्टेटमेंट दैट लिस्ट द लेजर अकाउंट बैलेंस एट अ पॉइंट इन टाइम। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है, जो एंट्रीज की जाती है वो लेजर से उठाई जाती हैं। लेजर में हमने एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल से डाटा उठाया था। अब ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करनी है तो लेजर से डाटा उठाते हैं और कंपेयर करते हैं डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। अगर दोनों साइड इक्वल है दैट मीन कि हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारी बुक्स में कोई एरर नहीं था। और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है दैट ये श्योर हो जाता है कोई ना कोई गलती की है, कहीं ना कोई एरर है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है। ये इसका फॉर्मेट है। पहला कॉलम सीरियल नंबर का होता है। हम जैसे जैसे अकाउंट लिखते जाते हैं वैसे वैसे नंबरिंग करते जाते हैं। ऐसे सपोज मैंने पहला कैश अकाउंट उठा के लिखा, मैंने सीरियल नंबर 1 दे दिया। दूसरा अकाउंट जो भी मैं अकाउंट लिखूँ उसको 2 का नाम दे दिया। तीसरा जो लिखूंगी उसका 3 का नाम दे दिया। 1 बाय 1 आप सीरियल नंबर अपने पास से ऐड करते जाते हो। 1 से स्टार्ट करते हो और जितने आपके अकाउंट आते जाते हैं आप उसको ऐड करते जाते हो। सेकेंड कॉलम जो इसमें हमारे पास आता है वो अकाउंट नेम्स का होता है। ये अकाउंट नेम जो लेजर में हमने अकाउंट बनाए थे, जब लास्ट टाइम हमने लेजर बनाया था तो हर अकाउंट टाइटल दिया था ना, जो जिसका भी अकाउंट बनाया था मैम का अकाउंट। जी बच्चे, मैम आमना ऐड नहीं हो रही, वो कब से कर रही है लेकिन ऐड नहीं हो रही मीटिंग में। मैं चेक करती हूँ। मेरे पास तो वेटिंग में भी शो नहीं हो रही वो। नहीं बच्चे, मेरे पास उसका नहीं शो हो रहा। आमना का मेरे पास शो नहीं हो रहा उसका। और मैंने तो इनेबल किया हुआ है सबको, कोई भी एंटर हो सकता है। आई गेस हो गई है शायद। पूछ लें आप उससे अगर वो हो गई है तो। मेरे पास उसका नहीं शो हो रहा।
आप उसे लिंक दोबारा सेंड कर दें, फिर वो ऐड हो जाएगी। ओके बच्चे, सेकंड कॉलम जो हमारे पास आता है वो अकाउंट नेम्स का आता है। हमने जब लेजर अकाउंट बनाए थे तो हर अकाउंट का कोई ना कोई नेम था। सपोज जब हमने पहले कैश बनाया था तो कैश अकाउंट का नेम था, फर्नीचर अकाउंट बनाया था उसका नाम दिया था, टाइटल दिया था। बेसिकली यहाँ पे अकाउंट टाइटल आता है। थर्ड कॉलम हमारे पास अकाउंट नंबर का आता है, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नॉर्मली इसमें जो लेजर्स में मैंने आपको बताया था कि जब लेजर्स में अकाउंट बनाए जाते हैं तो उनको नंबरिंग की जाती है, ये अकाउंटेंट करते हैं, तो वो वही नंबरिंग उठा के यहाँ अकाउंट नंबर में डाल देते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस अकाउंट नंबर को ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर डेबिट अमाउंट का कॉलम आता है और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम आता है। हमने वहाँ पे बैलेंस किया था लेजर में, याद हो तो हमने सारी एंट्रीज या डाटा रिकॉर्ड करने के बाद हर लेजर अकाउंट का बैलेंस किया था। उस बैलेंस के अकॉर्डिंगली अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पेस्ट कर देते हैं। आई होप सो कि उस तरह ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आप लोग इसमें मुझे बताते जाएंगे, कोई भी यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाते हैं और उनका लेजर में उनको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए ये छोटे वाला ही करते हैं। अच्छा जी, उसने क्या, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल लेजर एंड लेटर हम इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे, सबसे पहले उसने क्या है, जनवरी 1 में मिस्टर अनवर स्टार्टेड विद रुपीज कैश 40,000 एंड फर्नीचर रुपीज 10,000। क्या हुआ इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स? फबियान आप बताओ, पहली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, क्या कह रहा है वो? कंजुल ईमान आप बताएं बच्चे। एसेट्स इंक्रीज हुए मैम, कैश और क्या इंक्रीज हुआ है, कितनी अमाउंट से कैश इंक्रीज हुआ है बच्चे? 40,000 और सेकंड क्या इफेक्ट हुआ है हमारा इसका, और क्या चीज इंक्रीज हुई है? और कैपिटल फर्नीचर फर्नीचर भी तो इंक्रीज हुआ है। एक तो कैश इंक्रीज हो गया ना 40,000 से, और फर्नीचर भी इंक्रीज हुई है। और सेकंड चेंज क्या आया, पार्टिकुलर चेंज दूसरा क्या आया? कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हुआ। कैपिटल इंक्रीज हुआ है जी मैम, कितनी अमाउंट से? 50 40,000 40,000 तो बच्चे कैश भी था, और वो फर्नीचर भी लेके आया 10,000 का। तो 50,000 1000 से हमने कहा था वो जितनी चीजें लेके आए, चाहे कैश लेके आए, फर्नीचर लेके आए, सबकी अमाउंट ऐड करके कहते हैं कितना कैपिटल इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अब इसको मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, कौन कौन सी चीज डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगा? जर्नल बना लिया ना हमने लास्ट लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में। अब मुझे जर्नल की एंट्री करके बताएं जरा, क्या क्या चीज रिकॉर्ड करूं? हरिया कंजुली मान बच्चे आप बताओ। मैम कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट में आता है। वेरी गुड, आगे और क्या आएगा, और क्या डेबिट कैपिटल में भी आएगा? इंक्रीज हो, क्या इंक्रीज हुआ है? डेबिट में फर्नीचर जो इंक्रीज हो रहा है 10,000, वो भी वो भी एसेट ऐसी। ठीक है, वो भी डेबिट में चला जाएगा। आगे और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल कैपिटल 50,000 से 50,000 के साथ। वेरी गुड। अच्छा, हमने कहा ये जर्नल में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट भी डेबिट हो गया, और कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो गया और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया 50,000 के साथ। नेक्स्ट एंट्री उसने हमारे पास परचेजेस गुड ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट वर्थ ₹15,000 फ्रॉम एहसान। अब गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे एहसान से 15,000 की, इसकी क्या एंट्री होगी? क्रेडिट पे लिया मैंने 15,000 क्या आएगा इसमें, परचेज क्या हुआ है? मैम वो परचेजेस टू increase एहसान है। अकाउंट आएगा। परचेजेस टू एहसान एहसान कितनी अमाउंट से? 15,000 15,000 से। किसी को इश्यू इसमें समझ नहीं आ गया? हमने कहा परचेजेस की हैं, दैट मीन हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, और जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। और हमने कहा क्रेडिट पे क्योंकि परचेज कर रहे हैं एहसान से, क्रेडिट पे किया तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज कर गए हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है। तो परचेज अकाउंट टू एहसान अकाउंट 15,000 के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹8,000। ये बताए
मैम कैश टू सेल्स आएगा। कैश टू सेल आएगा, क्योंकि हमने कहा जब Cash to गुड सेल की तो कैश इंक्रीज कर गया, और कैश क्या होता है हमारा एसेट, और जब एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होता है। और सेल क्योंकि इंक्रीज Yes. कर रही है, और सेल रेवेन्यू होती है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो क्या होती है क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। कितनी अमाउंट से आएगी दोनों? 8,000 से बचे। नेक्स्ट वन है 4 months सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू शकील फॉर ₹5,000। शकील को चीजें सेल की हैं क्रेडिट पे 5,000 की। ये इसकी क्या इफेक्ट होगी हमजा बच्चे, आप बताओगे? क्रेडिट पे गुड सेल किया है शकील को, पहले तो मुझे बताएं ना इसका इफेक्ट क्या होगा, और फिर एंट्री रिकॉर्ड करके बताएं। हमजा, आसिम आप बताओ इसमें क्या होगा इफेक्ट? हमजा लग रहा है सो रहा है। sold goods for cash 8,000. 4-1 सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट बेसिस। मैम ये goods decrease है 4-1 वाली पर expense increase हुआ है। पारसा बच्चे आप बताओ। यस मैम। बच्चे यही वाली एंट्री आप बताओगे, सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू शकील ₹5,000। क्या इफेक्ट मैम होता है? सेल्स अकाउंट में सेल इंक्रीज हुई है, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? और शकील की लाइबिलिटी की लाइबिलिटी है, उसको हमने चीजें बेची हैं, उससे फ्यूचर में यस मैम। पैसे लेने हैं, तो जिनसे फ्यूचर में पैसे लेने हों वो हमारी लाइबिलिटी कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारा डेटर बन जाएगा ना। लाइबिलिटी तो वो होते हैं जिनको पैसे देने हों, और जिनसे फ्यूचर में पैसे लेने हों तो वो लाइबिलिटी तो नहीं होते। क्या होते हैं वो हमारे? यस मैम। एसेट होते हैं, डेटर्स होते हैं हमारे। अब इसको जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करें। क्या एंट्री आएगी? सेल्स अकाउंट टू शकील अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू होती है, और रेवेन्यू इंक्रीज करे तो डेबिट होती है, नहीं मैम पता नहीं क्या होती है, कंफ्यूज हो जा रही हूँ। क्रेडिट होती है। अच्छा सुनो, हमने कहा गुड सेल की हैं, और जब गुड सेल करते हैं हमारी सेल इंक्रीज कर जाती है। सेल्स हमने कहा था ये हमारे रेवेन्यू में आती है, और रेवेन्यू का हमने डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े थे ना, कि जब रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। और शकील हमने कहा क्योंकि शकील को चीज़ें बेची हैं और इससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, तो ये हमारा डेटर बन गया। क्योंकि इससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो डेटर्स हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं, और एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट होते हैं। जब आप एंट्री रिकॉर्ड करने लगो, पहले ये दोनों चीजें अपने पास लिख लो जर्नल में, ताकि आपको इजी रहे। मैंने आपको बताया था कि जर्नल में जब एंट्री रिकॉर्ड करनी है सबसे पहले डेबिट इफेक्ट लिखना है। तो डेबिट क्या चीज हो रही है हमारे पास? शकील डेबिट हो रहा है ना, तो शकील अकाउंट पहले आएगा, और उसके बाद क्रेडिट का इफेक्ट लिखना है। क्रेडिट क्या हो रही है हमारे पास? सेल्स अकाउंट, तो शकील टू सेल अकाउंट आ जाएगा 5,000 के साथ। अब क्लियर है? नेक्स्ट वन हमारे पास एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम शकील ₹4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब 8 में उसने कहा है कि हमने चीजें शकील को उधार पे बेची थी 5,000 की, अब उसने हमें कैश दे दिया 4900। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये हमने उसने 5,000 लेने थे, उसने हम अपना अकाउंट क्लियर कर दिया, उसने 4900 दे दी, उसने कहा बाकी मैं नहीं दे सकता। अब देखो, अब हमारे पास पहली बात तो ये कि क्या इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हुआ। एक तो हमारे पास कैश आ गया 4900 का, दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, हमने कहा हमने उसे टोटल कितने लेने थे? 5,000, हमारा डाटा 5,000 का था। तो जो 100 का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो हमने उसको क्या दिया होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट, क्योंकि हमने कहा 100 का डिफरेंस आ रहा है, उसने वो पे नहीं किया, इसका मतलब है अब उसने हमें बताया नहीं, हम आपने उसको डिस्काउंट दिया है। ये कॉमन सेंस होगी, या ऑब्वियस होगा कि इतने अगर वो कम दे रहा है और वो खुद आगे बता रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के उसने जितने पैसे देने थे दे दिए, अब उसने बाकी क्या मैं नहीं दे रहा, तो दैट मीन कि 100 हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट जब देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है ना। डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, हमने कहा जब एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट होता है।
कैश एसेट होता है, कैश इंक्रीज करे तो एसेट इंक्रीज करे तो वो भी डेबिट होता है। और शकील क्योंकि हमारा डेबिट था, हम एसेट था, इसे पैसे लेने थे, अब एसेट खत्म हो गया, अब इसने हमें पैसे दे दिए, तो ये कम हो जाएगा, और जब एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। अब अमाउंट क्या आएगी, अब हम नीचे जब एंट्री करते हैं, हमने कहा एक तो हमारे पास कैश आ गया 4900 के साथ, क्योंकि हमने कहा था पहले हम डेबिट लिखते हैं। फिर दूसरी चीज क्या डेबिट हो रही थी, डिस्काउंट डेबिट हो रही थी, डिस्काउंट अलाउ किया हमने उसको 100 के साथ। अब क्रेडिट की अमाउंट क्या हो रही है, हमने कहा शकील अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, वो 5000 के साथ क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि टोटल इतने पैसे उससे लेने थे। अब मैं कहूँगी कि डेबिट और क्रेडिट चेंज इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। हमने कहा कैश 4900 से डेबिट है, 100 से एक और चीज डेबिट है जो कि डिस्काउंट है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 डेबिट है और 5000 ही क्रेडिट है। जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। किसी को यहाँ तक कोई इशू? ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ है वैसे। मैम मुझे लास्ट समझ नहीं आई। लास्ट वन समझ नहीं आई? देखो बच्चों, जी। उसने कहा है हमने कैश रिसीव किया है कितना, 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि उसने अपना अकाउंट अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। उसने कहा मैंने आपके पैसे सारे दे दिए, मैंने आपके पैसे नहीं देने। अब हमने अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करनी है। उसने हमें एंट्री में कहीं डिस्काउंट का वर्ड यूज किया है? नहीं किया ना, कहीं नहीं बताया हमने उसको डिस्काउंट दिया है। उसने सिर्फ ये लिखा है कि 4900 आपने कैश रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, दैट मीन उसने जितने पैसे देने थे उसने हमें दे दिए। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था हर एंट्री दूसरी एंट्री से रिलेट कर रही होती है। जब हमने उसको क्रेडिट पे चीजें बेची थी, ये शकील अकाउंट रिकॉर्ड किया था ना, इसको हमने अपना डेटर बना लिया था 5000 के साथ, और सेल हमने अपनी कर ली थी 5000 के साथ। यहाँ तक क्लियर है? अब उसने हमें पैसे दे दिए। जब वो उसने हमें पैसे दिए तो हमारे पास सबसे पहले चीज क्या आएगी, कैश आएगा ना जब वो पैसे देगा। यस मैम। कैश इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, पहले आप मुझे ये बताएं। इंक्रीज। इंक्रीज। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। एसेट इंक्रीज करे तो क्या होता है, डेबिट। डेबिट। अब कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कितनी अमाउंट के साथ, जितने उसने हमें पैसे दिए हैं 4900 के साथ। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस मैम क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, हमने कहा हमने उससे पैसे लेने कितने थे, कितनी की सेल? 5000। 5000। इसका मतलब है हमारा जो 5000 का क्रेडिटर था वो खत्म हो गया, डेटर था वो खत्म हो गया, अब उसने हमें पैसे नहीं देने। डेटर हमारा एसेट होता है ना, उसने पैसे दे दिए। अब जी। एसेट खत्म हो गया, जब एसेट खत्म होते हैं या डिक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं कि डेबिट होते हैं? बताए ना बच्चे, क्या होते हैं? जब अब ये एसेट था ना हमारा, पता नहीं मैम। अब ये एसेट खत्म हो गया, कम हो गया, इसने हमें पैसे देने थे, इसने हमें पैसे दे दिए, एसेट अब हमारे पास खत्म हो गया, कम हो गया। हमने कहा जब एसेट कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। हमने शकील अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5000 के साथ, क्योंकि इतने ही इसने पैसे देने थे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आती है। 4900 का डेबिट हो रहा है और 5000 का क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है हमने ये चेंज बराबर तो नहीं आ रहा, इक्वल अमाउंट से तो नहीं आ रहा। अब डिस्काउंट का वर्ड उसने कहीं नहीं बताया था हमें, लेकिन उसने हमें ये बता दिया था कि ये फुल सेटलमेंट ऑफ इट्स अकाउंट है, यानी 5000 देने थे, उसने हमें 4900 देकर मैंने अपने अकाउंट क्लियर कर दिया। डिस्काउंट का वर्ड इसने यूज नहीं किया था। ये फिर ऑब्वियस होगा कि जितने पैसे उसने हमें दिए हैं उसके जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो हमने उसको डिस्काउंट ही दिया होगा। उसने वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन ये ऑब्वियस होगा कि हमने उसको डिस्काउंट ही दिया होगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, हमने कहा 100 का, तो 100 का हमने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, जब किसी से डिस्काउंट लेते हैं तो वो रेवेन्यू होता है। जब डिस्काउंट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज करे तो क्या होता है, डेबिट। तो हमने डेबिट साइड पर डिस्काउंट के नाम से 100 रिकॉर्ड कर दिए। अब अगर टोटल करो, हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल आ रही है, 5000 क्रेडिट है और 5000 ही डेबिट है। अब क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब इशू तो नहीं है इसमें? नो। ओके, नेक्स्ट काम क्या था, हमने अपना लेजर अकाउंट रिकॉर्ड करने थे, लेजर बनाने थे। अब लेजर बनाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब लेजर बनाने आ गया ना, हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पे मूव करते हैं। लेजर हो जाएगा, लेजर बन जाएंगे। यस मैम बन जाएंगे। ठीक है, अब वन बाय वन आपने एक एक अकाउंट उठाते जाना। पहले कैश का उठाओगे, कैश का लेजर बनाओगे, जहां जहां एंट्रीज में किसी भी और भी एंट्री में कैश इन्वॉल्व होगा वो लिखते जाओगे आप लोग। फिर फर्नीचर का बनाओगे, फिर कैपिटल का बनाओगे, फिर परचेज अकाउंट का बनेगा, एसन अकाउंट का बनेगा, यानी हर एंट्री में जितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे सबका लेजर बनेगा। सेल का बनेगा, फिर
शकील अकाउंट बनेगा सेल का, क्योंकि जहाँ जहाँ सेल होगी वो सारी सेल उसमें आती जाएगी। फिर डिस्काउंट का भी बनेगा, ठीक है। हमने सारे लेजर अकाउंट बना के उनके बैलेंसेस निकाल लेने हैं, हमने बैलेंसेस डिफरेंस आपने निकाल लेने हैं। जैसे छोटे छोटे से अकाउंट होंगे, इसको टी अकाउंट बना सकते हैं कि इसको भी fully हम बच्चे आप टी अकाउंट भी बना सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा लेजर्स होते हैं तो आपके लिए बनाना मुश्किल होगा। अगर आप वर्ड पे बना रहे हो तो ऐसा मुश्किल नहीं है, आप एक फॉर्मेट बनाओ, उस फॉर्मेट को कॉपी करते जाओ। लेकिन अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो आप पहला जो लेजर बनाओ वो फुल फॉर्मेट में बनाओ, बाकी टी अकाउंट बनाते जाओ, ठीक है। आपने बैलेंसेस निकाल लेने हैं। जब हमने कहा हमारा लेजर्स बनाए थे, हमारा सेकंड काम क्या था, बैलेंस करना। हमने बैलेंस निकाल लेना है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स का बैलेंस निकालना है कि डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस निकालना। मैंने आपको बता दिया था कि अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो आप उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, लेकिन वो बैलेंस डेबिट होगा। जो साइड बढ़ी होगी बैलेंस हमेशा उसी का होगा। लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि दैट मीन कि कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस जीरो है, डेबिट साइड भी बराबर है और क्रेडिट साइड भी अगर बराबर है तो फिर तो कोई बैलेंस नहीं निकलेगा ना, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी, कोई चीज़ किसी में से माइनस ही नहीं होगी, तो फिर जीरो बैलेंस आ जाता है। उसे हम कहते हैं बैलेंस जीरो है, हम सिर्फ दोनों साइड को इक्वल करके लिख देते हैं। आपने लेजर्स बना लिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि हम लेजर्स को फिर वन बाय वन करें, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था तो ऑब्वियसली आपको आते होंगे ये। फिर नेक्स्ट काम क्या, लेजर्स के बाद हमारा अगला काम है ट्रायल बैलेंस बनाना। स्टेटमेंट आगे फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, वो 1 से आप स्टार्ट करोगे, ऑन जितने अकाउंट आते जाएंगे आप लिखते जाओगे। ये इसी जो अभी मैंने आपको जर्नल कराया है, ये इसी का हम लेजर बनेगा और इसी का हम उसी का ट्रायल बैलेंस उसी का बना रहे हैं, ठीक है। पहला कॉलम क्या है, हमारा कैश अकाउंट का हमने बनाना है। पहला जो हमने लेजर यहाँ पे बनाया है इस एंट्री में, जो भी हमने जर्नल जिसका जर्नल बनाया है, पहला हमारा लेजर था कैश अकाउंट का। हमने अकाउंट टाइटल उठाया, सीरियल नंबर 1 लिखा, कैश अकाउंट लिखा, इसका बैलेंस ये दिया हुआ है, इसलिए इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया हुआ है तो उससे परेशान नहीं होना। ये जो बैलेंस आया है डेबिट बैलेंस है और 52,900 का है। ये इसका जो डिफरेंस जो बैलेंस क्या होता है, जो डिफरेंस आ रहा होता है वो 52,900 का है और ये डेबिट बैलेंस है। तो आप गए ट्रायल बैलेंस में, सीरियल नंबर 1 लिखा, कैश का क्योंकि लिख रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखा, डेबिट साइड पे गए क्योंकि बैलेंस डेबिट था, 52,900 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम सेकंड लेजर अकाउंट उठाएंगे जो कि हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट लिखा, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस आया 10,000 का। हम फिर ट्रायल बैलेंस पे गए, सीरियल नंबर सेकंड, सीरियल नंबर 1 2 3 आता जाएगा, इससे ये अपने पास ही आपने देना, 1 से स्टार्ट करना है तो आप ये लिखते जाओगे। फर्नीचर अकाउंट लिखा, फर्नीचर अकाउंट भी हमने कहा क्योंकि इसका बैलेंस क्या आया है डेबिट बैलेंस 10,000 के साथ, तो डेबिट साइड पे ये भी लिख दिया। फिर थर्ड वन पे गए, थर्ड लेजर उठाओगे, ये लेजर्स जो बनाएंगे उन्हीं में से आएगा, आप लेजर्स का बैलेंस लिखोगे जितने लेजर्स बनाए। थर्ड हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का भी हमने कहा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 50,000 के साथ, तो क्रेडिट साइड पे गए, सीरियल नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, हमने कहा इसका बैलेंस क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, तो क्रेडिट कॉलम में इसके सामने 50,000 की अमाउंट लिख देनी है। फिर नेक्स्ट लेजर उठाना है जो कि परचेज अकाउंट है। हमने कहा इसका बैलेंस हमारे पास डेबिट बैलेंस है 15,000, तो फिर आप जाओगे ट्रायल बैलेंस में, सीरियल नंबर 4 परचेज अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस लिख दिया 15,000 के साथ। फिर वापस गए, फिर उसके बाद हमारे पास एहसन अकाउंट है, एहसन का हमारे पास 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है। फिर ट्रायल बैलेंस में गए, एहसन अकाउंट, उसका क्रेडिट साइड पे 15,000 की अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो बैलेंस है वो सेल्स अकाउंट का है, सेल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 13,000 का। फिर हम गए अपने ट्रायल बैलेंस में, सेल अकाउंट लिखा, 13,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास शकील अकाउंट है। अच्छा, शकील अकाउंट की हमारे पास डेबिट साइड भी इक्वल है, यानी डेबिट साइड भी 5,000 की थी और क्रेडिट साइड भी 5,000 की थी, तो बैलेंस में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारी अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हैं, तो बैलेंस क्या होगा, नील बैलेंस होगा, जीरो बैलेंस होएगा। अब क्या करोगे, चाहे तो आप इसको लिख दो, डेबिट साइड पे भी 5,000 लिख दो, क्रेडिट साइड पे 5,000 लिख दो, चाहे कोई अमाउंट ना लिखो, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड पे भी अमाउंट है और क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट है और बैलेंस जीरो आ रहा है। तो हमने शकील अकाउंट लिखा, यहाँ पे देखो उसने 7-1 में शकील अकाउंट लिखा,
ना तो डेबिट में कोई अमाउंट लिखी है, ना ही क्रेडिट में कोई अमाउंट लिखी है, विच मीन्स दैट कि इसका नील बैलेंस है, ना ही डेबिट साइड पे कोई अमाउंट है और ना ही क्रेडिट साइड पे अमाउंट कोई अमाउंट है। तो आप इसकी अमाउंट रिकॉर्ड ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फिर भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो दोनों साइड पे सेम अमाउंट आ जाएगी और बैलेंस नहीं होगा क्योंकि कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा होगा। फिर लास्ट में हमारे पास जो लेजर अकाउंट बचता है वो है डिस्काउंट का, और डिस्काउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 100 का। डिस्काउंट अकाउंट के नाम से हमने डेबिट साइड पे 100 लिख दिया। अब जितने भी लेजर्स अकाउंट आपने बनाए होंगे आप उनका बैलेंसेस यहाँ पे लिखते जाओगे। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे। जब आप सारे बैलेंसेस लिख लोगे सब लेजर्स के, फिर आप डेबिट कॉलम का भी टोटल करोगे और क्रेडिट कॉलम का भी टोटल करोगे। डेबिट का जो टोटल होगा वो हमेशा क्रेडिट के टोटल के इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो दैट मीन आपने या तो लेजर बनाते हुए कोई मिस्टेक की है या जर्नल बनाते हुए कोई मिस्टेक की है। अदरवाइज वहां पे कोई मिस्टेक अगर नहीं है तो हमने कहा ये हमेशा दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक किसी को? नो। क्लियर है? यस। पारसा आपको, निदा, सब बच्चों को क्लियर है? हसन? यस मैम क्लियर है। चले बच्चे, ये थी ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को हम यूज करते हुए आगे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, तो उसके लिए ना तो हम जर्नल यूज करते हैं ना लेजर दोबारा से बना रहे होते हैं। हम सिर्फ इसी स्टेटमेंट को उठाते हैं और इसी की बेसिस पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। अपने पास जो इस दफा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके आपने लेजर्स बनाए हैं, उसकी आप ट्रायल बैलेंस अपने पास स्टेटमेंट बनाओगे। जिसका अभी आपको मैंने असाइनमेंट दी थी ना, आपने लेजर्स बनाए हैं, आप उसकी ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट अपने पास बनाओगे। अभी नहीं मुझे दोगे क्योंकि अभी तो आप आज लेजर्स वाली सबमिट कराओगे, तो आप क्योंकि ये सिर्फ एक पेज की स्टेटमेंट बनेगी और ये आप मुझे संडे तक दे सकते हो। ये इतना टफ नहीं है। अगर इसके दौरान भी किसी को इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल्स की हमने बात की थी, जब हमने स्टार्टिंग में भी किया था, हमने अकाउंटिंग साइकिल बनाया था। सबसे पहले हमने कहा कोई भी जब आप बिजनेस करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स भी होते हैं सम टाइम, और सम टाइम कंपनीज के पास वाउचर्स नहीं होते। किसी जगह से आपने अगर परचेज किया तो उसमें हो सकता है आपको इनवॉइस ना दी हो, वाउचर्स ना दिया हो, तो फिर उन केसेस में कंपनीज क्या करती है, बिजनेस क्या करते हैं, जो उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, प्रॉपर फॉर्मेट होता है कंपनी का, अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराए होते हैं, फिर उस डाटा को उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जब जिन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आपको नहीं मिलता, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता या प्रॉपर नहीं मिल रहे होते चीजें, वाउचर्स नहीं मिल रहे होते, तो उनको बिजनेस क्या करता है, अपने पास अपने फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और जिनके अगेंस्ट उनको वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं उनको संभाल के रखते हैं। इन डॉक्यूमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है? हमने कहा इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि जब हम रिकॉर्ड करें हमारे पास प्रूफ हो, हमारे पास एविडेंस हो कि ये पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई थी, इसलिए उन डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रखते हैं। अच्छा, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे हैं, पहला काम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने रिकॉर्डिंग की थी सबसे पहले किस बुक में रिकॉर्डिंग की थी? हमने जब एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट की थी, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट बनाई थी, कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया था? बताएं मुझे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया था? जर्नल। जर्नल। सबसे पहले तक तो हमने एनालिसिस किया था, वो अपने आसानी के लिए किया था, लेकिन जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग बुक की थी वो तो जर्नल थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री भी से कहते हैं, क्योंकि एंट्री सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। जब रिकॉर्डिंग करते हैं हमारा अकाउंटिंग का पहला स्टेप परफॉर्म हो जाता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हमने दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था? क्लासिफाइंग। और ये हमने किस में किया है? लेजर में। लेजर में। जब लेजर बनाया, देखो हर एक का अलग-अलग लेजर नहीं बनाया, कैश का अलग बनाया, सेल का अलग बनाया, डिस्काउंट का अलग बनाया, कैपिटल का अलग बनाया, फर्नीचर का, यानी जितने अकाउंट इन्वॉल्व थे हमारी एक एंट्री में, हमने सबके लेजर्स बनाए। तो क्लासिफाई कर दिया ना सबको, सबके सेपरेट अकाउंट बना दिए। इसकी समझ आ गई कि लेजर्स में हमने क्लासिफाई कर दिया हुआ है, सबके अलग अकाउंट बना दिए। उसके बाद आज हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसको कहते हैं समराइज करना, समरी बनाना। देखो इतना डाटा था हमारे पास, जर्नल के इतने ट्रांजैक्शन थे, इतने लेजर अकाउंट थे, हमने उन सबको एक स्टेटमेंट में, एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया ट्रायल बैलेंस में। जितना भी बैलेंसेस था हमने सिर्फ बैलेंसेस उठाया ना, कैश का बैलेंस उठाया,
कैपिटल का बैलेंसेस उठाया, एक्सपेंस था उसका उठाया, सेल्स का उठाया, सबके बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया। यानी अब अगर मैं कहूँ कि हमारे ट्रायल बैलेंस में किन किन के बैलेंसेस हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है उनके बैलेंस हैं, जितने भी रेवेन्यू अकाउंट है उनके बैलेंस हैं, लाइबिलिटी अकाउंट के बैलेंस है, एसेट अकाउंट के बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट, सबके बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। यानी जितने 5 हेड हैं सबके बैलेंसेस हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में, सबके बैलेंसेस उठाए हैं ना हमने वन बाय वन। कैश है तो हमने कहा एसेट से रिलेटेड, दैट मीन कि एसेट का बैलेंस भी है। कैपिटल है तो ऑनर इक्विटी से रिलेटेड, दैट मीन उसका बैलेंस भी है। क्रेडिटर्स हैं तो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, दैट मीन कि उनका बैलेंसेस भी है। सेल है तो रेवेन्यू से रिलेटेड है, दैट जैसे कि उसका भी बैलेंसेस भी है। हमने कहा अगर सैलरीज हैं तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, उनका बैलेंस भी हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। यानी जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं सबका बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में बना के एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं और इसी समरी को हम यूज करते हैं अपना फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट क्या है कि हमने कहा बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, तो इसीलिए उसे फाइनल अकाउंट या फाइनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट के थ्रू अब हमें पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली 2 स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और दूसरी जो हम बना रहे होते हैं वो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी लिखे होते हैं। यानी अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपनी इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे थे। देखो अभी हमने ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो स्टेटमेंट फाइंड आउट की हैं, जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है,